गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर अल्केन्स टॉपिक चल रहा था और अल्केन्स के अंदर हम पढ़ रहे थे, देखिए मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। और उसके अंदर देखिए हमने मीथेन का हैलोजिनेशन देखा था कि मीथेन का जो हैलोजिनेशन है उसमें सारे हाइड्रोजन एटम रिमूव होके और क्लोरीन एटम्स एक एक करके ऐड हो रहे थे और उसका हमने साथ में मैकेनिज्म भी देखा था। तो ठीक है, इसके बाद देखिए अब हैलोजिनेशन अगर हम देखें हायर एल्केन्स का, कि हायर एल्केन्स के अंदर जो हैलोजिनेशन है वो कैसे होता है। तो देखो टॉपिक है हैलोजिनेशन ऑफ हायर एल्केन्स। देखिए हमने जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ रहे थे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का, उसके अंदर देखिए हमने उसके फैक्टर्स की स्टडी की थी कि उसके अंदर उसका जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे थे और जो रिएक्शन थी वो किस टाइप की हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी या एंडोथर्मिक रिएक्शन, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, एंथैल्पी की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही थी। तो वो सब चीज़ें देखिए हमने इसमें डिस्कस करी थी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमने बात करी थी कि कोलिजन थ्योरी के थ्रू हम कैसे जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो वो पूरा मैकेनिज्म था वो आपका कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो हैलोजिनेशन देखेंगे हम हायर एल्केन्स के अंदर, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 हमने ले लिया प्रोपेन। अब प्रोपेन का करवाना है देखिए क्लोरीनेशन, Cl2। तो अब यहाँ पे देखिए हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक तो CH3CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl, इस तरह से देखो। तो एक तो यहाँ पे आ गया देखिए हमारे पास आइसोक्लोरोप्रोपेन और एक सीधा आ गया हमारे पास क्लोरोप्रोपेन। तो जितने भी जो हायर एल्केन्स हैं देखिए उनका अगर हम हैलोजिनेशन करते हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तरह के मिक्सचर आते हैं कंपाउंड्स के। एक तो आएगा हमारे पास आइसोक्लोरोप्रोपेन और दूसरा नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन, एक नॉर्मल के अंदर और एक आइसो पोजीशन के अंदर आएगा। इसी तरह से हम इसका ब्रोमिनेशन करवाएं देखिए, तो ब्रोमिनेशन में भी मिलते तो हमें दो मिक्सचर ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट का हमारे पास यील्ड आता है या फिर जो परसेंटेज होता है वो आता है। तो वो देखिए यहाँ पे इस केस के अंदर यहाँ पे मान लीजिए ये 66% आएगा और ये 46% आएगा, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए एग्जाम्पल यही दोबारा लेते हैं, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, और प्रोपेन का हम यहाँ पे अब ब्रोमिनेशन करवाएंगे, दैट इज़ Br2। अब यहाँ पे भी देखिए हमें दो ही मिलेंगे कंपाउंड्स, लेकिन एक का परसेंटेज मिलेगा 99% और दूसरे का मिलेगा हमें 1%। तो देखिए जो इसके अंदर आइसो वाला जो ग्रुप होता है CH3CH CH3Br, ये तो मिलेगा 99% और CH3CH2 CH2Br ये मिलेगा हमें देखिए सिर्फ 1%। तो यहाँ से देखिए एक बात निकल कर आती है कि यहाँ पे देखिए जो हमने क्लोरीनेशन करवा रहे हैं या ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं एल्केन्स का, हायर एल्केन्स का, तो उस केस के अंदर देखिए हमारे पास मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिलते हैं। जो मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स हमें मिलते हैं उसके अंदर उनका जो परसेंटेज आता है देखिए क्लोरीनेशन के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो देखिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें चेंज नहीं आता कि वो 66% मिल रहा है और वो भी 46% मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आके देखिए एक टर्म आ जाती है सेलेक्टिविटी, कि जो ब्रोमिनेशन है देखिए वो कौन से वाले हाइड्रोजन पे, जो हाइड्रोजन कैसा होगा, यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ ये कैसा था, यहाँ पे 2 डिग्री था, ठीक है। जो 2 डिग्री हाइड्रोजन था, अगर वो हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा तो उसके अंदर हमें देखिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और बाकी जो प्रोडक्ट मिलेगा दूसरा वो कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से देखिए हम हैलोजिनेशन देख सकते हैं हायर एल्केन्स के अंदर। अब उसके बाद देखिए बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसके अंदर ही मतलब कि जो हमारे पास देखिए रेडिकल्स बनते हैं यहाँ पे क्लोरीन के या फिर जितने भी जो हैलोजन एटम्स हैं उनके जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसके अंदर किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है या किसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो देखिए जिस तरह से हाइड्रोजन के अंदर कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे कोई ना कोई हैलोजन एटम आके ऐड होता है। तो जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं देखिए
उन हाइड्रोजन एटम्स की जो स्टेबिलिटी होती है उनका एक रेशियो होता है। देखिए इस सीक्वेंस है, देखिए इस तरह से। हाइड्रोजन एटम्स की देखिए स्टेबिलिटी का एक तरह से हम सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए CH3, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इस तरह से देखिए जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बता रहा है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन एटम्स जिस जैसे जैसे एल्केन्स में से रिमूव होंगे उनका हेलोजिनेशन होगा, तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट होंगे वो कौन से इजीली होंगे और कौन से क्या होंगे, थोड़े मुश्किल से होंगे। तो उसका एक स्टेबिलिटी सीक्वेंस देखिए हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए ये तो बात थी कि स्टेबिलिटी किनकी, हाइड्रोजन एटम्स की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की। अब जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स आते हैं उस कंडीशन के अंदर देखिए जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है उनका ऑर्डर भी देखिए यही होता है कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल आता है वो हमारे पास देखिए यहाँ पे सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद 1 डिग्री उससे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे ज़्यादा और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है फ्री रेडिकल्स। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये मिथाइल रेडिकल बनेगा हमारे पास CH3, फिर यहाँ पे ये CH3 CH2 मिथाइल, फिर इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा इस तरह से, फिर 2 डिग्री बनेगा, दोनों तरफ कार्बन होंगे, और 3 डिग्री 3 तरफ कार्बन होंगे इस तरह से देखिए। अब देखिए ये तो बात थी यहाँ पे हेलोजिनेशन की और उनकी स्टेबिलिटी की। अब मेन जो बात हमें पढ़नी है इसके अंदर देखिए एक तो रिएक्टिविटी की और एक सिलेक्टिविटी की। आपके अल्केन्स के टॉपिक के अंदर ये लास्ट टॉपिक बचता है देखिए, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो उसके लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी। देखिए जो ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है उसी के बेस पे देखिए हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आपका टॉपिक है लास्ट अल्केन्स का रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। अब इसके अंदर देखिए हम पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी की, कि जो हेलोजिनेशन है उनकी अल्केन्स की तरफ रिएक्टिविटी कैसी है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अल्केन्स। ठीक है, अब देखिए इसका एक नॉर्मल सा सीक्वेंस तो मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो फ्लोरीन होते हैं, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे इस चीज़ को कि कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से कम रिएक्टिव है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम वही जो जनरल सा मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म को लिखेंगे वापस से, जो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म था। अब यहाँ पे देखिए हम लेंगे X2, यहाँ पे हम Cl2 लिया करते थे, यहाँ पे X2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स आ गए। ये फर्स्ट स्टेप हुआ करता था जिसको बोलते थे हम चेन इनिशिएटिंग स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर देखो यहाँ पे X प्लस CH4, यहाँ पे HX प्लस CH3। इस तरह से सेकंड स्टेप के अंदर देखिए 2 स्टेप्स थे हमारे पास, CH3 प्लस अगेन X2 और यहाँ पे देखिए CH3X प्लस में X। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप तो देखिए क्या था, चेन इनिशिएटिंग स्टेप था, और जो सेकंड स्टेप था वो क्या है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। अब देखिए यहाँ पे हमें चेन टर्मिनेटिंग स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इससे ही एक्सप्लेन कर लेंगे इसकी रिएक्टिविटी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो चेन इनिशिएटिंग जो स्टेप है उसके अंदर तो सिर्फ एनर्जी क्या होती है, हमें चाहिए मतलब सिर्फ इसको एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें UV HNu सनलाइट देनी पड़ती है, तभी रिएक्शन क्या होती है, इनिशिएट होती है या फिर रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट स्टेप भी क्या है, वो रेट डिटरमाइन नहीं करता कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे होगी। लेकिन जो सेकंड स्टेप है देखिए, जो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप है, उस केस के अंदर यहाँ पे देखिए हम बात करें अगर, तो जो ये वाला स्टेप है ये बताता है हमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे होगी और यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से होगी।
तो इसके अंदर देखिए कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं आपकी बुक के अंदर कि अगर हम बात करें फ्लोरीनेशन की, अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स लिया है, एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इन चारों में से देखिए जो इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनकी दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। एक वैल्यूज़ दे रखी है एंथैल्पी की, डेट इज़ डेल एच, और एक वैल्यू दे रखी है ई एक्टिवेशन, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी की। किसी जो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड बन रहा है, जो ये HX बॉन्ड बन रहा है, इसके बॉन्ड के बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और जो ये CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एंथैल्पी और ई एक्टिवेशन एनर्जी दोनों ही रिएक्शंस में दे रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जो बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें कहीं पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा किसी भी तरह का। इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर देखिए कहीं पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, ना कि फर्स्ट स्टेप में और ना ही लास्ट स्टेप के अंदर। मतलब कि चेन इनिशिएटिंग स्टेप के अंदर भी जो डेल एच की जो वैल्यूज़ हैं और ई एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर यहाँ पे देखिए वो ऑलमोस्ट इक्वल सी हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन जो ये वाला स्टेप है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप है, इसके अंदर भी देखिए जो इसका फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर जो डेल एच और ई एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसकी वैल्यूज़ में देखिए काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। और इन्हीं डिफरेंस के बेस पे हम देखिए बता सकते हैं कि जो इनकी रिएक्टिविटी है हैलोजन एटम्स की वो किस तरह से है। तो इसकी देखिए वैल्यूज़ दे रखी हैं डेल एच और ई एक्टिवेशन दोनों की, तो वो लिखते हैं हम एक तरह से। एक तो डेल एच और एक ई एक्टिवेशन, फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ देखिए यहाँ पे दे रखी हैं -32 +1 +16 और +33। ये तो वैल्यूज़ हैं एंथैल्पी की। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज़ देखिए +1.2 +4.0 +18 और +33.5, ये 31 है। अब यहाँ से देखो कि जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे देखिए फ्लोरीन के लिए जो वैल्यूज़ के डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सब में भी देखा जाए तो जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इसी के बेस पे देखिए हम रिएक्टिविटी का सीक्वेंस लिखेंगे। इसमें देखिए जो मेन बात आपको याद रखनी है वो यही रखनी है कि जो सेकंड स्टेप है हमारा चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, उसके लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यूज़ और ई एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखिए वो भी सिर्फ फर्स्ट स्टेप की, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है जहाँ पे जिस कंडीशन के अंदर, और यहाँ पे साथ में HX बन रहा है, या फिर यहाँ पे देखिए HF, HCl, HBr या HI बनेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो ये स्टेप है यहाँ पे जो वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस आ रहा है देखिए वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और ये वैल्यूज़ देखिए हमने लिख दी हैं। तो इसी कारण देखिए हम इसके रिएक्टिविटी का सीक्वेंस लिख सकते हैं इस बेस पे कि यहाँ पे देखो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो होगा फ्लोरीन, उसके बाद Cl2, फिर Br2 और फिर I2, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और देन आयोडीन। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे सब जो स्टेप हैं देखिए इसमें कि जो रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ उसके अंदर ही सिर्फ माइनस वैल्यूज़ आ रही है, कि मतलब ये वाली रिएक्शन ही जो है वो सिर्फ एक्सोथर्मिक होगी, बाकी सारी रिएक्शन कैसी होंगी, एंडोथर्मिक। आपको पता है जब माइनस वैल्यू होती है तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, और जब प्लस वैल्यूज़ आती हैं एंथैल्पी की तो रिएक्शन कैसी हो जाती है, एंडोथर्मिक। मतलब उस कंडीशंस के अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसी के बेस पे देखिए रिएक्टिविटी का सीक्वेंस हमने डिस्कस किया। अब देखिए बात करते हैं हम सिलेक्टिविटी की। तो देखिए सिलेक्टिविटी ऑफ अल्केन्स।
सिलेक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के अंदर भी यही बात करेंगे कि मतलब जो हैलोजिनेशन हम करवा रहे हैं उस हैलोजिनेशन के अंदर यहाँ पे जो इनकी सिलेक्टिविटी है वो किस तरह से होगी। तो इसके लिए भी देखिए जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया है ब्रोमीन का, उसी ब्रोमीन का एग्जांपल लेंगे कि हम रिएक्शन करवाते हैं। देखिए ब्रोमीन की यहाँ पे देखो CH3 और CH3 इस तरह से हमने करवाना है इसका ब्रोमिनेशन। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे। देखिए CH3CHBr CH3 प्लस CH3CBr CH3CH3। तो ये तो देखिए हमारे पास आ गया आइसोब्यूटाइल नहीं सॉरी एक मिनट आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये CH2CH3 आएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ गया एक तरह से नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड, या इसको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसकी जो सेलेक्टिविटी हम बताएंगे वो किस केस पे बताएंगे कि यहाँ पे देखिए जो इसका परसेंटेज है, यहाँ पे जो ये परसेंट यील्ड हमारे पास आता है देखिए वो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के केस के अंदर तो देखिए हमारे पास आएगा यहाँ पे सिर्फ 1%, और इस केस के अंदर आएगा ये 99%। अब देखिए जो ये 1% और 99% जो आ रहा है इसको देखिए यहाँ पे देखिए एक वो रेशियो दे रखा है इसके अंदर। तो इस रेशियो के अंदर देखिए हम सीक्वेंस लिखते हैं कि रिएक्टिविटी या फिर सेलेक्टिविटी बतानी है हमें एल्केन्स की, तो उनका सेलेक्टिविटी का एक रेशियो दे रखा है। जैसे मान लीजिए ब्रोमिनेशन के लिए इसका जो रेशियो दे रखा है देखिए 1600:82:1, ठीक है। तो जो ये रेशियो दे रखा है ये किसके लिए दे रखा है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स के लिए, कि यहाँ पे जो सेलेक्टिविटी होगी वो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम और 1 डिग्री की उससे कम। अब यहाँ पे देखिए इस जो ये अगर हम ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अगर हम इन वैल्यूज़ से इसकी सेलेक्टिविटी निकालेंगे तो यहाँ पे ये 1% और 99% जो ये यील्ड आ रही है वो इससे ही आएगी। देखिए किस तरह से आएगी, यहाँ पे देखिए हमने हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने हैं और हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इनकी परसेंटेज आ जाएगी देखिए वो यही आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे 9 हाइड्रोजन एटम्स तो कौन से हैं 1 डिग्री वाले, और एक हाइड्रोजन एटम कैसा है यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री वाला, ठीक है। इस तरह से अब जब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा इस केस के अंदर भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1% आएगी और इसकी यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगी वैल्यू कितनी 99%। तो इस केस के ऊपर यहाँ पे ये सेलेक्टिविटी का रेशियो दे रखा है हमें, इस केस के ऊपर जब हम इस वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें सेलेक्टिविटी पता लग जाती है किसी भी रिएक्शन की जो हैलोजेंस हैं उनकी सेलेक्टिविटी क्या है। और ये देखिए क्लोरीनेशन के अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं उनके अंदर इतना डिफरेंस नहीं आता, उसमें दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल ही मिलते हैं। जो उनका जो रेशियो है सेलेक्टिविटी का, ये तो ब्रोमिनेशन के लिए है, देखिए Br2 के लिए है ये सेलेक्टिविटी का रेशियो, Cl2 के लिए इसका रेशियो अलग है और वो रेशियो इतना ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा नहीं है, वो देखिए 5 रेशियो Cl2 के लिए देखिए रेशियो है 5:3.8:1। लेकिन यहाँ पे देखो जो वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है 1:82:1600। ब्रोमिनेशन क्या है जो रिएक्शन है वो हमें ज़्यादा सेलेक्टिव कंपाउंड देती है। सेलेक्टिव कंपाउंड का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास देखिए जब ब्रोमिनेशन करवाया हमने यहाँ पे ये हमारे पास क्या था देखिए आइसोब्यूटाइल था या फिर आइसोब्यूटेन था हमारे पास। आइसोब्यूटेन की जब हमने रिएक्शन करवाई ब्रोमीन के साथ या हमने इसका ब्रोमिनेशन करवाया तो इस कंडीशन के अंदर हमें 2 मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिले। तो एक तो हमें देखिए मिला आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और दूसरा हमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिला। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखिए क्या था, ज़्यादा सेलेक्टिव था। किस लिए ज़्यादा सेलेक्टिव था? क्योंकि उसकी सेलेक्टिविटी की जो वैल्यूज़ थी
कि उसकी जो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी थी वो कितनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी। इस कारण जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो हमें 99% मिला और जो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड था वो हमें सिर्फ 1% मिला। तो यहाँ पे देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है अल्केन्स। इसके अंदर इसके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं अल्केन्स के। देखिए और इसके अंदर देखिए अल्केन्स के आपके बहुत इजी सा टॉपिक है। अल्केन्स आपने पढ़ा है, जो स्टार्टिंग में रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शंस है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की काफ़ी सारी इसके अंदर, वो सब आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके यूजेस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। और उसके बाद देखिए जो लास्ट ये टॉपिक आता है, एक तो मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन और उसके बाद ये रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है साइक्लो एल्केन्स। अभी हमने नॉर्मल एल्केन्स स्टडी किए हैं, उसके बाद हम साइक्लो एल्केन्स की स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।